वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग मेरठ पर। दोस्तों, कल हमने इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी थी। एग्रोनॉमी का पूरा परिचय हमने फिनिश करा था और कंप्लीट तरीके से उसको पढ़ा था। आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्रोनॉमी के लिहाज से। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्रोनॉमी का टॉपिक नंबर 2 आज हम कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 2, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, फसलों का महत्व व उनका वर्गीकरण हम आज करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे फसलों का महत्व होता है हमारे जीवन में और क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो BHU, ICR, जेट, एग्री सुपरवाइज़र के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है और क्लास 11th के लिए तो स्पेशल होने ही वाली है। साथ में बात करेंगे अपने इस लेक्चर की। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं फसल की क्या डेफिनेशन होती है, क्या फसल होती है। फसल का अर्थ होता है पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी ना किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहते हैं। यानी कि पौधों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जो मनुष्य किसी ना किसी रूप से अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आर्थिक महत्व की दृष्टि से कुछ ऐसे पौधे जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। इतना अभी तक आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ तक अभी तक सबको समझ में आया? ज़्यादा कुछ नहीं है, फसल की डेफिनेशन है। और ना भी समझ में आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। पौधों के ऐसे समूह को इस तरीके से याद करिएगा जब करेंगे, जिसे मनुष्य किसी ना किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। आपको बस ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, नोट्स बनाते चलना है आपकी, और क्लास खत्म होने के बाद फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है। अब बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इनका वर्गीकरण 4 प्रकार से करेंगे, 4 आधार पे मैंने इनका वर्गीकरण करा है। नंबर 1, ऋतुओं के आधार पर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता देता हूँ। ऋतुओं के आधार पर नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर एक बता देता हूँ भी, रबी, खरीफ और जायद की फसलें आती हैं, वो भी मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, जैसे कि 1 वर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे और द्विवर्षीय पौधे। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। जो फसलें जैसे तिलहनी फसलें हो गई, दलहनी फसलें हो गई, रेशे वाली फसलें हो गई, वो सब इस कैटेगरी में आती हैं। चौथा पॉइंट है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, जैसे कि आपकी ट्रक फसलें हो गई हैं, नकदी फसलें हो गई हैं, इस तरह की फसलें इसमें आती हैं। वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक किसी को कोई डाउट यहाँ तक आया तो कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत आई हो? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने अभी तक नहीं लिया है, बाकी PDF में डल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? चलिए आगे चलते हैं। इसको रफ कर दूं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें पहला पॉइंट पढ़ना है हमें ऋतुओं के आधार पर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। इससे थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा और हमारी टीम आपके साथ रहेगी और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगी। जिस किसी को डाउट आ रहा हो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। कमेंट में भी उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई भी किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। जैसे पॉइंट था फसलों का वर्गीकरण।
ये हमारा पॉइंट है। इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे वो है हमारा, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे फर्स्ट नंबर पे। ऋतुओं के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें होती हैं ऋतुओं के आधार पर। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ की फसल की। एक सेकंड मैं मार्कर ले लेता हूं। सर मार्कर कहाँ? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा, एक डायग्राम के तौर पे मैं आपको समझाने वाला हूं, मोटे मोटे पॉइंट इसमें आप समझेंगे। फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसलें उन फसलों को कहा जाता है जो मुख्य रूप से जून जुलाई में बोई जाती हैं, जिनका कल्टीवेशन हम जून जुलाई में करते हैं। जैसे कि अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जून जुलाई में इन फसलों का कल्टीवेशन करा जाता है। मुख्य रूप से इस कैटेगरी में मक्का, ज्वार, बाजरा की फसलें आती हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को लिख के रखना, इन पॉइंटों को आपको याद करना है। जून जुलाई में इन फसलों को बोया जाता है। जून जुलाई में इन फसलों को बोया जाता है। मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं मक्का, ज्वार और बाजरा, ये आपको मुख्य रूप से याद करके चलना है। मक्का, ज्वार, बाजरा इसकी मुख्य फसलें होती हैं खरीफ ऋतु की। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको याद करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। यही फसलें मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल के लिए हैं, एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने बात कर ली आपकी मक्का, ज्वार, बाजरा इस ऋतु की मुख्य फसलें हैं। सेकंड नंबर पे ऋतु के आधार पे जो फसल आती है वो है रबी की फसल। रबी की फसलें, रबी की फसलें किन को कहा जाता है? रबी की फसल वे फसल होती हैं जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। जैसे आपकी गेहूं की फसल, सरसों की फसल, उनको रबी की फसल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, 20 से 22 डिग्री 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर घूमता है, तो वे सब रबी की फसल की कैटेगरी में आ जाती हैं। आपको ये चीज़ याद करके चलनी है। अक्टूबर नवंबर में, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, अक्टूबर से नवंबर में इन फसलों की बुवाई करते हैं। और जो इस श्रेणी में मुख्य फसलें जो होती हैं, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, गेहूँ और सरसों की फसलें। ये फसलें आपकी रबी की फसल की कैटेगरी में आती हैं और इनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। और गेहूं और सरसों इस ऋतु की मुख्य फसलें होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे जो पॉइंट है हमारा, तीसरी जो ऋतु के आधार पे फसल है वो है आपकी जायद की फसल। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, इसमें जो आपकी फसल होगी फरवरी मार्च के महीने में बोई जाती है। वो भी बताता हूँ कौन कौन सी फसलें हैं। जायद की फसलें हैं कि बुआई जो की जाती है वो की जाती है आपकी
फरवरी और मार्च के मंथ में। फरवरी से मार्च महीने में इस फसल की बुवाई की जाती है। जो मुख्य फसल है वो है आपकी गन्ना। शरदकालीन फसल इसको नहीं बोल सकते हम, इसको हम जायद की फसल में कैटेगरी में रखेंगे। फरवरी मार्च में ये फसल आपकी बोई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस कैटेगरी में आपकी सूरजमुखी और लोबिया की फसल भी आ सकती हैं, क्योंकि ये भी जायद की फसल होती हैं। और लोबिया ये इस वर्ग की मुख्य फसलें होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई नोट्स नहीं बनाना चाह रहा। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पूरा PDF मिल जाएगा। तो एक कैटेगरी आपकी ये हो गई, एक ये है और एक कैटेगरी आपकी ये है। ऋतुओं के आधार पे जो फसलें होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है दोस्तों, खरीफ की फसल के अंदर आपकी जो बुआई होगी, जो उसका कल्टीवेशन होगा क्रॉप का, वो जून जुलाई के मंथ में होगा। एग्जाम्पल के लिए जो फसलें होती हैं खरीफ ऋतु की, वे होती है मक्का, ज्वार, बाजरा। बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की, रबी की फसलें। अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी बुआई होती है। एग्जाम्पल है फसल का गेहूं और सरसों की फसलें, मुख्य रूप से रबी की ऋतु में आती हैं। तीसरा पॉइंट है आपका जायद की फसलें। ये फरवरी मार्च के महीने में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए गन्ना, सूरजमुखी और लोबिया। ये आपका ऋतुओं के आधार पर पूरा वर्गीकरण मैंने इसका आपको बताया करके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप नोट करते चलें। मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप और इसको रफ करेंगे और अपना अगला पॉइंट जो है उस पर चलेंगे, जो है हमारा पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस पर हम अब मूव करके आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट। इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने रफ़ नहीं करा है वो वीडियो को बैक करके नोट कर सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए आप जल्दी से जल्दी नोट करते चलें और वीडियो बैक करके आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो आपने नंबर फर्स्ट पॉइंट फसलों का वर्गीकरण का कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, आपका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। जीवन चक्र के आधार पर जो एग्रोनॉमी आप अभी पढ़ रहे हैं वो आपको 12th में भी काम आने वाली है, BSc में भी काम आने वाली है और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम आने वाली है। तो जीवन चक्र के आधार पर हम इसको 3 प्रकार में बांटेंगे। ये भी 3 भाग में बटेगा। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला पॉइंट जो है आपका वो है 1 वर्षीय फसलें। 1 वर्षीय फसलें कौन सी होती हैं? जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट होता है। जो फसलें 1 वर्ष के अंदर कट जाती हैं उनको 1 वर्षीय फसलें कहा जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए 1 वर्षीय फसलें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी फसलें 1 वर्षीय फसलों की कैटेगरी में आती हैं। इसमें आपकी गेहूँ, मक्का, ज्वार, इनका जो जीवन चक्र होता है वो 1 वर्ष के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से 1 वर्षीय फसल की कैटेगरी में आती हैं। इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो फसल जिनका जीवन काल 1 वर्ष के अंदर ख़त्म हो जाता है उसको 1 वर्षीय फसल कहा जाता है। इसका मुख्य एग्जाम्पल है गेहूँ, मक्का और ज्वार। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट हमारा इसके अंदर द्विवर्षीय फसलें। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि द्विवर्षीय फसलें क्या होती हैं। यह मुख्य रूप से वे फसलें होती हैं जिनका जीवन काल
2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के अंदर ये फसलें कंप्लीट हो जाती हैं, कट जाती हैं बुआई से लेकर। इस फसल का जो मुख्य उदाहरण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस फसल का मुख्य उदाहरण है प्याज और चुकंदर। जो इसके एग्जाम्पल में आता है वो है मुख्य रूप से प्याज और चुकंदर। ठीक है दोस्तों, एक आपके लिए यहाँ पे वो कर देता हूँ, यहाँ पे एक आसान सा 2 वर्षीय और 1 वर्ष वाली फसलें। ठीक है दोस्तों, इतना अभी तक आपको समझ आया? ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इसलिए आप बोर हो जाते हैं, इसलिए फटाफट से वीडियो को पढ़ाते हैं और टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका होने वाला है बहुवर्षीय फसलें। इस श्रेणी में वे फसलें आती हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक होता है, उन्हें बहुवर्षीय फसलों की श्रेणी में रखा जाता है। इस फसल का मुख्य जो उदाहरण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लुड़सन इस फसल का मुख्य उदाहरण है। लुड़सन एक फसल होती है, ये इसका मुख्य उदाहरण है। तो आप सभी ने समझा, जीवन चक्र के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण हमने कराया है वो 3 प्रकार से होता है मुख्य रूप से। 1 वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें। आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए इसको आप छोड़ नहीं सकते। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 1 वर्षीय फसलें वो होती है जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। द्विवर्षीय फसलें वो होती है जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है। और बहुवर्षीय फसलें वो होती हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष या उससे अधिक होता है। 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत गेहूँ, मक्का, ज्वार की फसलें आती है। बस आपको इतना ही याद करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। द्विवर्षीय फसल के अंतर्गत प्याज और चुकंदर आते हैं। बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत लुड़सन की फसल आती है। ये इसका मुख्य रूप से वर्गीकरण हमने करा है, शॉर्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से हमने इसको समझा है। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक आई कमेंट करके बताइएगा, वो वापस से मैं इसको आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अपने थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा है फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक दृष्टिकोण से फसलों का वर्गीकरण हम करने वाला है। यहाँ से मुख्य रूप से मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं और अपना जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तीसरा भी आर्थिक दृष्टिकोण से फसलों का वर्गीकरण हम सीखेंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको हम समझने वाले हैं। इसमें भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट से, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें वे फसलें होते हैं जिनसे हमें खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है। खाने के लिए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, भोजन के लिए इन वाली फसलों पर निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं अनाज वाली फसलें। मुख्य रूप से इन्हीं को अनाज वाली फसलें कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा मक्का, गेहूँ और ज्वार। इस प्रकार की फसलें होती हैं, मक्का, गेहूँ और ज्वार। ये इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल है, तो इसको आपको समझ के चलना है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वो है आपका दलहनी फसलें। दलहनी फसलें बहुत ही इम्पोर्टेंट फसलें होती हैं आपके जीवन के लिए। इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और ये फसलें दाल वाली फसलें होते हैं। मुख्य रूप से इनमें दालें वाली फसलों को ही सम्मिलित किया जाता है, जैसे आपकी
अरहर, मूंग, चना, मटर, इस तरह की फसलें इसमें आपको दलहनी फसल में देखने के लिए मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ मैं, अरहर, मटर, चना, ये आपकी दाल वाली फसलें हो जाती हैं, दलहनी फसलों के अंतर्गत ये आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फसलें, तिलहनी फसलें। थर्ड नंबर का पॉइंट है तिलहनी फसलें। सर क्वालिटी दिख रहा है ना बोर्ड पे, चेक कर लीजिएगा। तिलहनी फसल के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिनमें तेल की प्राप्ति होती है। जिन फसलों से हमें तेल प्राप्त होता है वे तिलहनी फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत सरसों फर्स्ट नंबर पे आपका जो क्रॉप है, एग्जाम्पल के लिए सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, इस तरह की फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं तिलहनी फसल के अंतर्गत। इसलिए आपको तिलहनी फसलों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इसके अंतर्गत हम अलसी या सोयाबीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोयाबीन भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सोयाबीन से भी तेल प्राप्त होता है हमें। अलसी, ये आपकी आ गई हैं तिलहनी फसलें। चौथे पॉइंट को समझने वाले हैं। चौथा पॉइंट जो आपका है रेशे वाली फसलें, इसको समझ के चलते हैं। रेशे वाली फसलें, ये मुख्य रूप से वे फसलें होती हैं जिनके द्वारा हमें रेशा प्राप्त होता है, जिनके थ्रू हम वस्त्र बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है। जैसे कि इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल है कपास, जूट, पटसन, ये इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल आपको होने वाला है। तो हमने अब तक 4 प्रकार की क्रॉप पढ़ी हैं। 5वें नंबर पे बात करेंगे चारे वाली क्रॉप्स की। चारे वाली जो फसलें होती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जिन फसलों से हमें चारे की प्राप्ति होती है, मक्का से भी हमें चारे की प्राप्ति होती है, ज्वार से भी चारे की प्राप्ति होती है, बाजरे से भी चारे की प्राप्ति होती है, दाने के साथ साथ, और हमारे पशुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो जाती हैं। तो इन्हीं को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, मक्का, ज्वार और बाजरा। चारे के रूप में भी इन फसलों का प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे। इसमें आप बरसिम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बरसिम को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। यहाँ से बरसिम भी हमारी चारे वाली फसल के अंतर्गत आती है। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है शर्करा वाली फसलें, जिनसे ही हमें मीठापन प्राप्त होता है, शर्करा प्राप्त होती है। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। शर्करा वाली फसलें, कमेंट करके बताइए शर्करा वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं। कोई 2 फसलें आप बताइए, 2 ही फसलें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं कमेंट करके कौन सी फसल होती है शर्करा वाली, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कौन सी फसल होती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो फसल आती है वो है गन्ना। आप सभी को पता था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। गन्ना और चुकंदर इसके मुख्य फसल होती हैं इस श्रेणी में। तो ये कुछ फसलें मैंने आपको मुख्य रूप से पढ़ाई हैं। बाकी इसमें इस कैटेगरी में और भी फसलें होती हैं, जैसे मसाले वाली फसलें, फल वाली फसलें। मसाले वाली आप सभी लोग जानते हैं, पुदीना, अदरक, इस तरह की फसलें होती हैं मसाले वाली फसलें। और यही फसलें जो हैं मुख्य रूप से एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं।
तो यहाँ से आप इनको तैयार कर लीजिएगा। 6 फसलें आपके लिए सफिशिएंट हैं, इनको आपको अच्छे से लिख के आना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इन्हीं फसलों पे मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी फसल यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ आपको। ज़्यादा लेंथी लेक्चर को नहीं करेंगे और यहीं पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पर PDF डल जाएगा। इस तरीके से हमने 3 टॉपिक फसलों का आर्थिक वर्गीकरण तक कंप्लीट करा है। अपना अब चौथा टॉपिक उठाएंगे, फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण हम करने वाले हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, और फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। इतना ही था इस चैप्टर में, और आखिरी पॉइंट आपको समझ के चलना है और इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चौथा प्रकार का वर्गीकरण जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण हम समझने वाले हैं। उपयोग के आधार पर फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण हम समझने वाले हैं। आखिरी टॉपिक आपका है इस चैप्टर के अंतर्गत, और फसलों के वर्गीकरण का आखिरी बिंदु ये है, फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक है वो है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे इसके अंतर्गत आती हैं हरी खाद्य फसलें। हरी खाद्य फसलें कौन सी फसलें होती हैं, बता सकता है मुझे कोई? हरी खाद के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं मुख्य रूप से? हरी खाद की फसलें उन फसलों को कहा जाता है जो हम अल्पकालीन समय, जबकि 2 से 3 महीने के समय के अंतराल पर उनको भूमि में उगाते हैं और भूमि में ही उनको सड़ा गला देते हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए। उन्हीं को हरी खाद्य फसलें कहा जाता है। मुख्य रूप से इस श्रेणी में सनई की फसल आती है, और जो हरी फसलें होती हैं हरी खाद वाली, उसमें सनई नंबर 1 पे आती है। सनई का नंबर 1 पे उसका स्थान है। लोबिया, बरसिम और मसूर भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये भी आपको नोट करके चलना है। लोबिया, बरसिम और मूंग, ये आपकी हरी खाद की मुख्य फसलें होती हैं। तो इन्हीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सनई हरी खाद वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो आपको इजीली मार्क कर देना है सनई, लोबिया, बरसिम और मूंग। दूसरे नंबर पर जो आपकी फसलें आती हैं मृदा आरक्षक फसलें। ये किस प्रकार की फसल होती हैं बताता हूँ इसके बारे में, पहले पॉइंट डालता अपना। मृदा आरक्षक फसलें, मृदा आरक्षक फसलें ये वे फसलें होती हैं जो भूमि के कटान को रोकती हैं। जैसे आपके भूमि का कटान हो रहा है, भूमि वहाँ से कट रही है, तो ये वे फसलें होती हैं जो मृदा को कटने से बचाती हैं, मृदा के क्षरण होने से बचाती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो फसल आती है वो है मूंग। इस श्रेणी की मुख्य रूप से जो फसल है मूंग है। तो तीसरे नंबर पर बात करेंगे नकदी फसलें। तीसरे नंबर पे आपकी नकदी फसलें आती हैं, उनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नकदी फसलें, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नकदी फसलें। नकदी फसलें के अंतर्गत वे फसलें आती हैं, जैसे वो भी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी क्या किस तरीके से फसलें आती हैं। गन्ना, मूंगफली, आलू,
ये जो फसलें होती हैं नकदी फसलें आती हैं, नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। नकदी फसल क्या होती हैं? ये वे फसल होती हैं जो आपको आय प्रदान करती हैं। जैसे कि आप गन्ने की फसल बो रहे हैं, आप गन्ना मिल में दे के आते हैं, वहाँ से आपको आय प्राप्त होती है, आपको साथ के साथ पैसा मिलता है, कभी कभी लेट पैसा मिलता है, वो भी देखा गया है। तो ये वाली फसलें मुख्य रूप से नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। इनमें आपको पूरा उपयोग में ना ला, इसका जो मुख्य डेफिनेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वे फसलें होती हैं जो किसान पूरी तरीके से उपयोग में ना लाकर फसल को बेच देता है। आलू है आपका, पूरी फसल को आप बेचने वाले हैं, अपने उपयोग के लिए आप थोड़ा आलू रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो आप पूरी फसल को बेचेंगे। ये सब नकदी फसल की कैटेगरी में आती हैं, इन्हीं को नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी तक आपको सब समझ में आया। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करने वाले हम माफ़ी चाहूँगा सहायक फसलें। जो पांचवा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है वो है सहायक फसलें। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसमें टॉपिक अब नहीं है। सहायक फसलें क्या होती हैं वो आपको बता देता हूँ मैं अभी। इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं सहायक फसलें के अंतर्गत? सहायक फसलें वे फसलें होती हैं जो किसी फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं, उन्हीं को हम सहायक फसलें कहते हैं। अगर कोई फसल है उसके साथ हम दूसरी फसल को बोते हैं और अपनी उपज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी को सहायक फसल कहते हैं। इसका जो मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बरसिम की फसल के साथ आप सरसों को बोते हैं, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए आप बरसिम के साथ सरसों को बोते हैं, उसी को हम सहायक फसलें कहते हैं। मुख्य रूप से इस वर्गीकरण में, जैसे फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण है, इसमें मुख्य रूप से ये 4 टॉपिक आपके हैं। बाकी इसमें और भी टॉपिक है, जैसे कि शिकारी फसलें, उस तरह के टॉपिक भी इसके अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको एक और फसल बताना चाहूँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट फसल है वो भी। अभी तक आपको ज़्यादातर इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि फसल का नाम ही ऐसा है, ट्रक फसलें। ट्रक फसलें कौन सी फसल होती हैं, क्या मतलब होता है इन फसलों का? कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके? कोई बता सकता है कमेंट करके? ठीक है, मैं बताता हूँ ट्रक फसलें कौन सी फसलें होती हैं। ये वे फसलें होती हैं जिनकी, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए मैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल होने वाली है। जिनकी उपज टनों में होती है। ये वे फसलें होती हैं जिनकी उपज टनों के अंतर्गत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फसल बता देता हूँ आपको, आलू। जब आप आलू की उपज प्राप्त करते हैं, आलू को प्राप्त करते हैं और आप उसको आपको उसको मार्केट में सेल करने के लिए या बाज़ार में जाते हैं, तो आप ट्रक के थ्रू या छोटे डीसीएम के थ्रू बाज़ार तक लेके जाते हैं अपनी फसल को। तो इन फसलों को मुख्य रूप से ट्रक फसलों की श्रेणी में रखा गया है। इस बात को याद रखिएगा, उपज जिनकी टनों में होती है उन फसलों को ट्रक फसलें कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन हमने क्रॉप्स का समझा है। कोई भी दिक्कत आपको अभी तक आई हो इस लेक्चर में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो या मुझसे कोई गलती हो, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी आपसे कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो, आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन समझा आज क्रॉप्स का, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फसलों का महत्व व वर्गीकरण आपने पूरी तरीके से समझा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सभी के लिए। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा इजीली, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और
BHU ICR और एग्री सुपरवाइज़र और जेट वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखना ना भूलें। इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सभी के लिए। और आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए ही इसको समाप्त करते हैं। एग्री कोचिंग मेरिट में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।